गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एजुकेशनल मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। कल तक हमने देख लिया था कि नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होती हैं। आज उसके आगे सीखेंगे और पिछले साल TCS, विप्रो, कैपजेमिनी इनके क्वेश्चंस में क्या क्या आया था वो भी देखेंगे। और इसी के साथ सबसे पहले आप ये जान लें कि अभी तक अगर आपने पेड बैच नहीं लिया है तो सबसे पहले उसको जाकर लीजिए। ये बैच उनके लिए है जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। तो कल की हमने क्लास में क्या क्या समझा था? हमने समझा था नंबर्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो TCS में, विप्रो में, कैपजेमिनी में, इन सब में आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने लिखा है 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, अब इसमें आपको डिजिट्स कितनी दिख रही हैं? तो आपको इसमें कितनी डिजिट दिख रही हैं? 1 2 डिजिट दिख रही हैं। ठीक है, अब आपके सामने लिखा है 10 to the power 2, कितना हुआ? 100। आपके पास डिजिट्स कितनी दिख रही हैं अब यहाँ पर? तो हमारे सामने अब यहाँ पर डिजिट्स दिख रही हैं 3। अब आपके पास लिखा है 10 to the power 3, कितनी डिजिट्स हैं? 1000। कितनी डिजिट्स हैं इसमें? 4। अब एक चीज में ध्यान दीजिए, अगर 10 to the power 1 है तो कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 2। अगर 10 to the power 2 है तो कितनी डिजिट्स आ रही हैं? लिख देता हूं यहां पर डिजिट्स। अगर 10 to the power 2 है तो कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 3। अगर 10 to the power 3 है तो कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 4। तो अगर मैं ये मान लूं कि 10 to the power n, तो मेरे लिए यहां पर कितनी डिजिट्स आएंगी? इसको लिख देता हूं मैं 10 to the power n। डिजिट्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी? भाई 1 है तो 2 डिजिट्स आ रही हैं, 2 है तो 3 डिजिट्स आ रही हैं, 3 है तो 4 डिजिट्स आ रही हैं। अगर पावर n है तो डिजिट्स कितनी आ गई? n+1। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? 8 पावर 232 इंटू 525 पावर 348 इक्वल्स टू व्हाट? ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं हमारे पास तो हमें सबसे पहले क्या करना, इनको 2 और 5 की टर्म में तोड़ना है और उसके साथ साथ इनकी पावर को इक्वल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको 2 और 5 की टर्म में तोड़ते हैं। तो 8 2 की टर्म में क्या होगा? 2 to the power 3।
इंटू 232। 5 की टर्म में क्या होगा, 5 की पावर 2 और उसकी पावर 348। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारी पावर इक्वल बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो 2 ऐसे का ऐसा ही मल्टीप्लाई करी, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। 5 2 8 16, यारी आया, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, हमारी पावर इक्वल आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को सेम रखेंगे। तो 2 इंटू 5 696, 10 टू द पावर 696, ये हमारा 8। अब हमने इससे पहले क्या समझा था, जितनी भी 10 की पावर होगी, जितनी भी 10 की पावर होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स उससे एक ज़्यादा होगी। अगर 10 की पावर 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हो गई, अगर 10 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हो गई, अगर 10 की पावर 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 हो गई। तो अगर 10 की पावर 696 है तो फिर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गई, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गई, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई 697। दैट इज योर आंसर। समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां जाके समझना अगर अभी समझ में नहीं आया तो। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन क्या है हमारा, 4 1 1 1 1 1 इंटू 5 टू पावर 2 2 2 2 2 इक्वल्स टू व्हाट। अब हमने पहले समझा है कि सबसे पहले हमें काम करना कि इसको 2 और 5 की टर्म में तोड़ना। 5 ये ऑलरेडी है, इसको 2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 बनाने के लिए हमें 2 टू द पावर 2 1 1 1 1 1 इंटू 5 टू पावर 2 2 2 2 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पावर इक्वल बैठ रही है, बिल्कुल बैठ रही है। 2 टू द पावर 2 2 2 2 2, 5 टू द पावर 2 2 2 2 2। पावर इक्वल बैठने पर हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, पावर को ऐसा कैसा ही रख देना। 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 2 2 2 2, ठीक है। अब क्या आ गया, ये 10 टू द पावर 2 2 2 2 2। अब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आई, जैसा हमने पहले समझा कि जितनी भी 10 की पावर होगी, जितनी भी 10 की पावर होगी, उसका +1 हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। तो यहां नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ गई, यहाँ हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई 2 2 2 2 3। दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, हमारी डिजिट्स क्या होती हैं, डिजिट्स होती हैं हमारी 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी डिजिट्स हैं। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल्स हैं? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, जिनमें 3 डिजिट हो, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं, इसको ब्लू सा करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसको ब्लू सा करते हैं। ये पहली डिजिट हो गई, ये दूसरी डिजिट हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ पर ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा तो क्या वो ठीक नंबर बनेगा? क्या वो सच में 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ अगर मैं 0 लिख दूंगा तो 3 डिजिट नंबर उसके मतलब क्या ही मतलब बनता है उसका। अगर मैं यहाँ 0 मिलाऊंगा तो वो उसका एक सेंस बनता है, वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। यहाँ मिलाऊंगा बनेगा। अगर मैं पहले ही 0 लगा दूंगा तो उसका क्या सेंस बनता है? तो यहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से कौन सा नंबर आ सकता है, वो जितनी पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 9 पॉसिबिलिटी है। 9 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। यहाँ पूरी की पूरी 10 पॉसिबिलिटी हैं, 10 के 10 डिजिट आ सकती हैं। यहाँ भी पूरी की पूरी 10 पॉसिबिलिटी है, 10 के 10 डिजिट आ जाएंगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कितने नंबर पॉसिबल हो रहे हैं? 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। 10 × 10 100, 100 × 9 900। तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी 3 डिजिट नंबर की? 900। दैट इज योर आंसर। ठीक है। अब थोड़े से इससे अगले सवालों पर चलते हैं जो इससे थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे आप लोगों को। अब उनको देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर्स, 100 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विच आर डिविजिबल बाय 5, विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं फिर से। ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका लास्ट नंबर हो गया। बीच में कितने? 98 नंबर्स। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि 5 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? 5 की तो सीधी सी बात है कि या तो लास्ट की जो डिजिट हो वो 0 हो, 0 हो, या लास्ट की डिजिट 5 हो, तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक है तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है नंबर भरने की? 2। भाई या तो 0 भरना पड़ेगा या आपको भरना पड़ेगा 5। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ 0 तो भर नहीं सकते, यहाँ है 9 पॉसिबिलिटी। ठीक है, 2 हमने फिल कर ली 100 में से। अब बची कितनी? 98। 98 की 98 में पूरी की पूरी 10 पॉसिबिलिटी हम कुछ भी भर सकते हैं। तो अब हमारा क्या आ गया? 9 × 2 × 10 to the power 98। तो हमारे कितने पॉसिबल नंबर होंगे? 18 × 10 to the power 98। इतनी पॉसिबिलिटी होंगी हमारी जो 100 डिजिट नंबर होंगी और डिविजिबल बाई 5 होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट नंबर इज 6, फर्स्ट नंबर इज 6 एंड द होल नंबर इज
डिविजिबल बाय 3। तो 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है, तो एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। 3 डिजिट का एक पहले बॉक्स बना लिया, उसमें इसका फर्स्ट नंबर तो हो गया फिक्स, इसका फर्स्ट नंबर तो हो गया फिक्स क्योंकि ये है 6, इसलिए हो गया फिक्स। अब क्या कह रहा है कि ये नंबर जो पूरा नंबर होगा ना, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है कि पूरे नंबर को अगर प्लस करेंगे, मान लीजिए ये कोई नंबर है 309, इसको अगर हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो इस पूरे नंबर को आपस में जोड़ेंगे। 3 + 0 0, 3 + 0 3 + 9 12। क्या 12 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसमें भी वही देखना है कि इसमें पूरे नंबर को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, तो क्या वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ऑलरेडी 6 3 से डिवाइड होता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो नंबर आगे के दोनों 0 0 भी हो सकते हैं, पूरा नंबर 6 हो सकता है, 0 3 भी हो सकते हैं, 0 0 0 3 0 6 0 9 9 9। यहाँ तक नंबर जा सकते हैं, आगे के 2 डिजिट नंबर जो हैं, और ये नंबर 3 से डिवाइड भी हो सकते हैं। तो ये अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमारे बच्चे 12th कर चुके हैं उनको थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये कुछ जानी पहचानी सीरीज़ है। क्या है ये जानी पहचानी सीरीज़ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं। इसका पहला जो टर्म है ए, क्या है इसका 0 0। इसमें डिफरेंस कितना है, डी क्या है इसका 3। डी कैसे निकालते हैं, हाँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीके से डी निकाला जाता है। तो इसका डी क्या है, इसका डी है 3। इसका लास्ट टर्म क्या है 99। अब हमने 12th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू L लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे अपनी, तो 99 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 1, और ये हमारा आ गया 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 34। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां जाकर समझने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये नोट करो कि डिजिट कितनी पूछी है उसने, 5 डिजिट आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट नंबर इज 9, फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। 5 डिजिट नंबर है, बॉक्स बना लेते हैं पहले 5 डिजिट का। वन 2 3 4 5। अब इसमें अपना पहला नंबर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर तो 9 हो गया, लेकिन बाकी के जितने नंबर है ना वो
9 से डिवाइड होने चाहिए। तो 9 से डिवाइड खुद 9 भी होता है। तो पहले नंबर, ये जो पहली पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, ये हो सकती है 0 0 0 0 की, 0 0 0 0। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 0 0 9। उससे अगली 0 0 1 8। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 9 9 9 9। क्योंकि जो भी डिविजिबिलिटी की कंडीशन 3 की होती है, वो ही डिविजिबिलिटी की कंडीशन 9 की होती है, कि सभी नंबर्स को आपस में जोड़ो, अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हमारी ये पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ये फिर से क्या बन रही है, ये फिर से AP बन रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो इसका पहला टर्म क्या है, इसका A क्या है, 0 0 0 0। इसका D क्या है, इसके डिफरेंस क्या है, 9। इसकी लास्ट टर्म क्या है, 9 9 9 9। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है हमें, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स L माइनस A अपॉन D प्लस 1। 9 9 9 9 माइनस 0 अपॉन 9 प्लस 1। तो क्या आया ये, 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 2। ये हमारा आंसर है। तो अब ये पॉसिबिलिटीज़ जो बनी है ना हमारी, ये कितनी बनी है, 1112, 1 1 1 2। ये हमारी पॉसिबिलिटी बनी, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब अगले टाइप पे चलते हैं, और अगला टाइप है लॉगरिथम। अब अगर बात करें लॉगरिथम की, लॉगरिथम बेसिकली क्या होता है, लॉगरिथम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम घातीय रूप को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। अब ये घातीय रूप क्या होता है, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल टर्म। तो घातीय रूप होता है हमारा, अगर हमारे सामने ये लिखा है 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32, तो ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको अगर हम लॉग की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही लॉगरिथम है, इसको रिप्रेजेंट करने का ही एक तरीका है लॉगरिथम। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉग की टर्म में, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे लॉग, ये जो बेस है ये यहाँ बेस में आएगा, लॉग बेस 2। हमारा आंसर यहाँ आएगा लॉग बेस 2 32, और हमारी पावर इसके इक्वल में चली जाएगी। 2 to the power 5 इक्वल्स टू 32, लॉग में कैसा लिखा जाएगा, लॉग बेस 2 32 इक्वल्स टू 5। ये हमारी लॉग की टर्म में लिखा जाएगा। आगे भी समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अगर हमारे सामने लिखा है 2 to the power 6 इक्वल्स टू 64, इसको लॉग की टर्म में कैसे लिखेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारा बेस है वो तो बेस ही रहेगा ऐसा ही, लॉग बेस 2। जो हमारा आंसर है वो यहाँ आएगा और इक्वल में जाएगा हमारी पावर, लॉग बेस 2 64 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस तरीके से हम लॉग की टर्म में लिखते हैं। एक और समझते हैं, 2 के अलावा कहीं और चलते हैं। हमारे सामने लिखा है 3 to the power 3 इक्वल्स टू 27। इसको लॉग की टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग की टर्म में लिखेंगे लॉग बेस 10 27 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब अगर हमारे पास उल्टा लिखा है,
हमें दे दिया log base 2 16 इक्वल्स टू वॉट। ओ, अब तक हम कुछ और समझते आए थे, इसने कुछ और ही दे दिया। ये अब इसकी वैल्यू पूछ बैठा। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, लेट वैल्यू इज x। ठीक है, नॉर्मल टर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? अगर हमने यहाँ x माना है तो ये इसकी पावर में आएगा, 2 to the power x इक्वल्स टू 16। अब ये 16 2 की कितनी पावर होती है? 2 to the power x इक्वल्स टू 2 to the power 4, x इक्वल्स टू 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब हमारे सामने ना एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हमें नोट करना है। कुछ कंडीशंस आगे भी आएंगी, पहले इसको नोट करिए, और आगे इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगा भी, तो इस कंडीशन में मज़ा आने वाला है। कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपकी बेस और आपकी वैल्यू अगर सेम है, जैसे अगर मैंने ये लिखा है log बेस 10, या फिर मैंने ये लिखा है log बेस 2, या मैंने ये लिखा है कि log बेस 3। अगर मैंने ये लिखा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 1 1। जब भी हमारा बेस और हमारी वैल्यू सेम होंगी तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है, क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यही लिखा है log बेस 10 इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, लिखते कैसे हैं इसको जनरल टर्म में? तो मैंने इसको मान लिया कि लेट द वैल्यू विल बी x। जनरल टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? 10 to the power x इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहां पर अगर 1 आ गया है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, आगे चल के अगर यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो ऐसे हो जाता 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, जब भी हमारा बेस और हमारी वैल्यू सेम होगी हमारा आंसर 1 होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है इस कंडीशन में? एक्सेप्शन, ये कंडीशन हर जगह काम करेगी, लेकिन अगर हमारे सामने log बेस 1 इक्वल्स टू, अब 1 नहीं आएगा, ये आज तक डिफाइन ही नहीं हुआ, नॉट डिफाइन। log बेस 1 की वैल्यू आज तक डिफाइन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अभी बताता हूँ। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछता हूँ क्या आएगी? x मान लिया आपने, 1 की पावर x इक्वल्स टू 1। अब 1 की पावर 0 भी 1 होती है, 1 की पावर 1 भी 1 होती है, 1 की पावर 2 भी 1 होती है, 1 की पावर 3 भी 1 होती है, 1 की पावर n भी 1 होती है। कहाँ तक निकालेंगे? एक वैल्यू चाहिए हमें, ये n वैल्यूज थोड़ी चाहिए, इसीलिए ये आज तक डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन। तो वो कंडीशन कि हमारी बेस और हमारी वैल्यू अगर सेम है तो हमारी वैल्यू 1 होगी, ये कंडीशन इसमें काम नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं और कंडीशंस को देखते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आता है और जो नहीं पढ़ के गए उनको बड़ा परेशान कर देता कि इसका सॉल्यूशन करें तो करें कैसे। उस टाइप के क्वेश्चन बनाए ही इसलिए जाते हैं, एग्जामिनर की सोच ही होती है
अब तू इसको करके दिखा अपनी कैलकुलेशन से, बैठा कौन सी कैलकुलेशन बिठानी है तेरे को, और कंडीशंस क्या होती हैं वो इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली कंडीशन है, अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ए उसके बाद भी अंडर रूट ए इंटू ए, इस तरीके से, अब इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपली इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। अगर बीच में मल्टीप्लाई है और रूट्स दे रखे हैं इतने, तो उसका आंसर सीधा सीधा होगा ए। अगर हमारे पास ये दे रखा है ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट, और दूसरा ये दे रखा है ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस, ये दे रखा है, इन दोनों के आंसर क्या होंगे? तो बेसिकली हमें इस ए के फैक्टर करने हैं, जितना कम डिफरेंस हो सके इन फैक्टर्स में उतना कम डिफरेंस रखना और इनके फैक्टर करने हैं। तो ए का जो भी फैक्टर होगा, मान लीजिए हमारे ए की जो वैल्यू है वो है 12, नीचे लिख देता हूँ, हमारे ए की जो वैल्यू है 12, एंड इनके ऐसे फैक्टर करिए जिनके बीच में ना डिफरेंस सबसे कम हो, मिनिमम हो। तो वो फैक्टर क्या होंगे? 3 और 4, ठीक है। अब अगर प्लस है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इन फैक्टर में जो बड़ी वैल्यू होगी ना, वो हमारा आंसर होगा, लार्जर वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ ए। अगर माइनस लिखा है तो स्मॉल वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ ए, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? (24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस) इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 24 दे रखा हमारे पास। 24 के ऐसे फैक्टर करिए जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। तो 6 और 4, 6 4 जा 24, द डिफरेंस इज मिनिमम। तो अब इसमें प्लस आ रहा है बीच में, तो हमारा क्या आंसर होगा? लार्जर वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ 24 विल बी द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहां पर? 6। ऐसे ही अगर यहां पर क्या लिखा है, अगर यहां पर लिखा है 30 माइनस 30 माइनस 30, अब हमारा आंसर क्या होगा? 30 है। ऐसे फैक्टर करिए इनके जिनके बीच का डिफरेंस मिनिमम हो। 10 और 3 मत कर देना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे कम डिफरेंस कहाँ आ सकता है? 6 और 5 में। 6 5। नाउ बीच में क्या लिखा है? माइनस। सो द आंसर विल बी द स्मॉल वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ 30। स्मॉल वैल्यू क्या है हमारी? 5।
तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 5। अब इसको थोड़ा सा लॉग में एप्लीकेशन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। लॉग में कैसे एप्लीकेशन करेंगे इसका, तो मान लीजिए हमारे पास लिखा है लॉग बेस 6 24 प्लस अब वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था, सेम प्रोसीजर करना है इसका। 24 के फैक्टर करिए, लार्जर वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पर 6, तो अभी क्या बन गया log बेस 6। और जब भी हमारी वैल्यू और हमारा बेस सेम होता तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। ये हमारा इसमें लॉग में एप्लीकेशन होगा। अब प्रीवियस ईयर पर चलते हैं कि लॉगरिथम पर प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए प्रीवियस ईयर पर चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, log बेस y x इंटू log बेस z y इंटू log बेस x z इक्वल्स टू व्हाट। लॉग में ना एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है यहाँ समझते हैं। क्या कंडीशन होती है, इफ log बेस a b, देन हमारा आंसर क्या होगा log b अपॉन log a, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, तो जो भी हमारा बेस में होता है वो क्या कहाँ चला जाता है डिनोमिनेटर में, और बाकी ये जो वैल्यू होती है हमारी ये न्यूमरेटर में आ जाती है। तो ये क्या होगा log बेस y x क्या हो गया log x अपॉन log y। log बेस z y क्या हो गया log y अपॉन log z। log बेस x z क्या हो गया log z अपॉन log x, ठीक है। कट 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 कट, आंसर क्या आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो डरने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और आगे अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो पेड बैच ज्वाइन ज़रूर करिए, वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अलग अलग टीचर्स आपको तैयारी कराएंगे और वो टीचर्स ना जाने खुद कितनी बार इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो पेड बैच ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा वहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अपॉन लॉग बेस 230 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस 330 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस 530 इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारी दो कंडीशंस लगेंगी। कौन कौन सी दो कंडीशंस लगेंगी वो स्टेप बाय स्टेप जब भी आएंगी जब बता दूंगा। पहली कंडीशन है कि अगर 1 अपॉन लॉग, पहली कंडीशन लिखी है, अगर 1 अपॉन लॉग बेस बी ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए बी, पहली कंडीशन। तो यहाँ क्या लिखा है, 1 अपॉन लॉग बेस 230 लिखा है, क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस 32।
इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 33। इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 35। ठीक है यहाँ तक। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है, इनको आप लिखते चलना, ये आपके बहुत काम आएंगे। दूसरी कंडीशन है, अगर बेस सेम है लॉग में तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ log a b प्लस log a c प्लस log a d then log a b इंटू c इंटू d। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो log 32 इंटू 3 इंटू 5, और क्या आ गया ये log 30। बेस और वैल्यू दोनों सेम है तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। दैट इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और अगर आपको नंबर सिस्टम और अच्छे से पढ़ना है तो पेड बैच ज्वाइन करिए, अलग अलग टीचर्स से पढ़िए, जो टीचर आपको पसंद आए उनसे पढ़िए, और साथ ही साथ प्लेसमेंट लीजिए, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लीजिए, और उसके साथ साथ अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करने का मौका भी पाइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।